एक पुराना गांव, काशीपुर। चारों तरफ खेत, टूटी फूटी कच्ची सड़कें और रात होते ही ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे हर चीज किसी डरावनी शक्ति के अधीन हो। इस गांव में आधी रात के बाद कुछ लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। उन्हें कौन गायब कर रहा है ये किसी को नहीं पता। इसी वजह से अब लोग रात में बाहर निकलने से डरने लगे हैं। सूरज शहर में रह रहा था। उसकी मां की हाल ही में मृत्यु हो गई थी और अब उसे अपनी पुश्तैनी घर और जमीन के कागज पूरे करने के लिए काशीपुर लौटना पड़ रहा था। अरे, इस गांव के रास्ते पर पहले चौराहे पर काफी गाड़ियां चला करती थीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे गांव वालों को सांप सूंघ गया हो। रास्ता लंबा और जंगल से घिरा हुआ था। सूरज ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े पेड़ और खेतों के बीच लंबी और अजीब सी परछाइयां दिखाई दे रही थीं। हल्की हवा में जैसे पेड़ों की शाखाएं कुछ कहना चाहती हों। सूरज ने खुद से कहा, मुझे इस गांव में अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ है इस गांव में। बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक पर पहुंच ही गई। वहां का दृश्य सूरज को हैरान कर रहा था। पूरे गांव में सन्नाटा था। न कोई दुकानदार, न कोई आदमी। चौपाल खाली पड़ी थी और कुत्ते भी अपनी जगह पर चुप बैठे थे। तभी सूरज ने बैलगाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी और अपने घर की ओर चल दिया। तभी उसे अपनी बचपन की दोस्त रानी दिखाई दी। रानी अब अकेली रह रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरावना लग रहा था। रानी ने सूरज से धीरे से कहा, अरे सूरज जी, इतने सालों बाद कैसे हैं आप? और यहाँ आने की वजह क्या है? हाँ रानी जी, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं बस अपनी पुश्तैनी ज़मीन का कुछ काम पूरा करने आया हूँ। लेकिन ये बताइए, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? हर रात यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। कोई न कोई आदमी गायब होता जा रहा है। न कोई आवाज़, न कोई निशान, न कोई सबूत। बस सुबह ज़मीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी को वहीं जला दिया गया हो। ये सब बेकार की बातें हैं। गांव वाले डरावनी कहानियां बना लेते हैं। अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो शायद बाद में पछताना पड़े। रात होते ही यहाँ बहुत अजीब चीज़ें होती हैं। अनसुनी आवाज़ें, डरावनी परछाइयाँ और कभी कभी ऐसी पुकार जो किसी इंसान की नहीं लगती। सूरज ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। वह जानता था कि रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींच रहा है। रात गहरी होने लगी। सूरज अपने कमरे में बैठा धुंध से ढकी खिड़कियों को देख रहा था। हर खिड़की पर अजीब सी परछाइयां गुजर रही थीं। कभी हवा में फुसफुसाहट होती तो कभी दीवार के पीछे से किसी का नाम पुकारने की आवाज आती। सूरज ने सोचा यह सब अजीब है, लेकिन उसके पास समय कम था। वह डरते डरते सो गया। अगले दिन घर की जमीन और कागज पूरे करने थे। वह धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमना शुरू करता है। वहां हर घर का दरवाजा सुबह भी बंद था। कोई बाहर नहीं दिख रहा था। चौपाल बिल्कुल खाली और सुनसान थी। कुत्ते भी अजीब तरह से भौंक रहे थे। सूरज ने महसूस किया जैसे हर कोई डर के साए में जी रहा हो। तभी उसे गांव का पुराना पंडित दिखाई दिया। पंडित के चेहरे पर भी हल्का सा डर साफ दिख रहा था। तभी पंडित ने सूरज से कहा, अरे सूरज, तुम यहाँ क्या करने आए हो? कुछ नहीं, बस पिताजी की जमीन के कागजात पूरे करने आया हूँ। लेकिन ये सब इतना अजीब क्यों है? ये गांव शापित है और ये सब उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। तुम्हारे दादा ने इस जमीन पर एक घर गिरा दिया था। उस घर में एक रक्षक की आत्मा रहती थी जो पूरे गांव की रक्षा करती थी। जब वो घर टूट गया तो वो आत्मा कैद हो गई और अब हर रात वो किसी न किसी को अपनी ओर खींचती है ताकि अपने कैद से मुक्त हो सके। सूरज ने पंडित जी की बातें बहुत ध्यान से सुनी, लेकिन उसके भीतर डर गहराई तक बैठ चुका था। उसने पूरी रात पंडित की बातों को सोचते हुए काटी। आसपास की धुंध, डरावनी आवाजें उसे बेचैन कर रही थीं। दीवारों के पीछे फुसफुसाहट, हवाओं में उसका नाम पुकारती आवाजें और खिड़की के पास से गुजरते काले साए, ये सब उसकी रूह को कमजोर कर रहे थे। अगले दिन सूरज ने तय किया कि वह उस जगह जरूर जाएगा जहां वह घर
जबरदस्ती तोड़ा गया था। उसे जानना था कि क्या सच में यह श्राप उसके परिवार की वजह से पूरे गांव में भटक रहा है। इसी सोच में डूबा हुआ वह रास्ते से गुजर ही रहा था कि तभी उसे फिर से उसकी बचपन की दोस्त रानी दिखाई दी। सूरज जी, मत जाइए वहां, ये बहुत खतरनाक जगह है, फिर शायद आप कभी वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे। नहीं, मुझे वहां जाना ही होगा। कब तक ऐसे डर कर जीते रहेंगे? हट जाओ मेरे रास्ते से। अब रात हो चुकी थी। पूरा गांव सूरज को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूरज ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। वह उस जगह पहुंचा। चारों तरफ जली हुई मिट्टी की दीवारें थीं और बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। सूरज ने धीरे से दिया जलाया। जैसे ही दिया जला, जमीन हल्की हल्की हिलने लगी और हवा में सिसकारियां गूंजने लगीं। सूरज का मन डर से कांप उठा। तभी वहां रानी भी पहुंच गई, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब शैतानी शक्ति साफ दिखाई दे रही थी। अब रानी इंसान नहीं रही थी। वह उसी राक्षस की आत्मा बन चुकी थी जो घर टूटने पर उसमें कैद हो गई थी। सालों से रानी गांव के लोगों को मार रही थी ताकि उनकी आत्माओं को खींचकर खुद को इस श्राप से मुक्त कर सके। लेकिन अब सूरज के लौटने से उसकी कैद पूरी तरह टूटने वाली थी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद ही मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। लेकिन आसपास का धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे सूरज गायब हो जाता है। गांव में अब केवल सन्नाटा और हवा की हल्की सिसकारियां हो रह जाती हैं। सुबह होते ही पूरे गांव में अफवाह फैल जाती है कि सूरज भी उस राक्षस के चंगुल में फंस गया। गांव के लोग अब और भी अधिक साए में जीने लगते हैं। काशीपुर के पेड़ और खेत जैसे सूरज के खोने का गम मना रहे हों।